एपिसोड 31। अभिमन्यु ठाकुर ने कही अपने दिल की बात कि आनिक्य आर्या को बचा लेता है। उसके बाद पुलिस और मीडिया उस जगह पहुंच जाती है। आनिक्य भी अपनी शक्तियों की मदद से बच जाता है और जैसे ही बाहर आता है तो अर्यांशी जो उसका ही इंतजार कर रही थी उसकी नजर उस पर ही अटक जाती है। अब आगे अर्यांशी ने अपना चेहरा साफ कर लिया था और वो नकली दांत भी हटा दिए थे। अब उसका असली रूप दिख रहा था। उस पटियाला सूट में वो बहुत ही सुंदर लग रही थी। आनिक्य उस सैलून के पीछे वाले हिस्से से बाहर आ गया था बिना किसी की नजर में आए और आते ही उसकी नजर सामने खड़ी उस खूबसूरत लड़की पर जा टिकी जो उसे आजकल बहुत ही अलग लगने लगी थी और यही बदलाव उसके दिल में तूफान मचा रहा था और दिल बगावत पर उतारू था। आनिक्य उसकी तरफ बढ़ रहा था, वही जब उसने आर्या की नजर खुद की तरफ देखी तो उसकी आंखों में अनजाने में ही चमक आ गई। आर्या जो चिंता से उसी के आने का इंतजार कर रही थी उसका चेहरा खिल गया आनिक्य को देखकर। वो जैसे ही उसकी तरफ बढ़ने को हुई कि तभी किसी ने पुकारा आर्या। उसके कदम रुक गए और वो मुड़ गई। भाई! सामने खड़े अभीर को देखकर उसके मुंह से बस इतना ही निकला। आनिक्य जो उसे अपने पास आता देख बीच में ही रुक गया था। अब उसका ध्यान कहीं और देखकर उसके चेहरे पर उदासी का भाव आ गया जिसका एहसास उसे नहीं था, लेकिन आंख और वो मास्क वाला आदमी दोनों पहली बार उसके भावहीन चेहरे पर कोई भाव देखकर सदमे में चले गए और उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। आर्या अभीर के गले लग गई और वो डांटना शुरू करता उससे पहले ही बोली, भाई! मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने उस औरत का असली चेहरा देख लिया है और थोड़ी ही देर में दुनिया भी जान जाएगी और फिर डैड की शादी की कमिटमेंट भी अपने आप खत्म हो जाएगी। अभीर ने उसे वापस गले लगाया और बोला, ये सब ठीक है आर्या, लेकिन तुम अकेली क्यों गई? मुझे इन्फॉर्म कर देती और तुमने बॉडीगार्ड्स को भी चकमा दे दिया। अगर कोई प्रॉब्लम हो जाती तो फिर सोचा है तुम क्या करती? और इस तरह के इलाके में आना भी सेफ नहीं है। सॉरी भाई, आगे से ऐसा नहीं होगा, आर्या ने प्यार से आज्ञाकारी ढंग से जवाब दिया। याद रखना, आगे से अपने भाई को सब बताना, वो तुम्हारे हर प्लेन में साथ देगा, फिर चाहे उसमें कितनी ही मुश्किल क्यों ना आए। ओके भाई। आर्या ने एक बड़ी सी स्माइल करते हुए सहमति में सर हिलाकर कहा। तभी अभीर की नजर आनिक्य पर गई। उसके सॉफ्ट एक्सप्रेशन कोल्ड हो गए। तुम यहाँ क्यों हो? उसने पूछा। आनिक्य उनके पास आया और एक नजर आर्या को देखकर अपने दोनों हाथों को पैंट की पॉकेट में डालकर सर्द आवाज में बोला, मैं तुम्हारे सवालों के जवाब देना जरूरी नहीं समझता। ये कहकर उसने अपनी आंखों पर शेड्स चढ़ाए और फिर से आर्या को देखते हुए उसकी बगल से निकल गया। अभीर जाते हुए उसे ही घूरता रहा। तभी आर्या बोली, भाई हमें भी अब चलना चाहिए। मैं आपको बताती हूँ कि मिस्टर राणावत यहाँ कैसे आए। हम कार में बैठकर बात करते हैं, यहाँ कोई भी कभी भी आ सकता है और मैं ये नहीं चाहती कि इस इंसिडेंट को हमारी फैमिली के नाम से जोड़ा जाए। अभीर ने हाँ में सर हिलाया, फिर वो आर्या का हाथ पकड़े अपनी कार की तरफ जाने लगा जो कुछ दूरी पर खड़ी थी। वही अंकल रमेश और अभीर का असिस्टेंट अतुल खड़ा था। वो सदमे से आर्या, जिसे वो चुड़ैल, बिगड़ी हुई, जिद्दी, पता नहीं क्या क्या बुलाता था, आज उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि आज जो रूप वो देख रहा था वो बिल्कुल एक प्यारी छोटी बहन वाला था और उससे पहले का रूप तो घमंडी और बेशर्म वाला था जिसे किसी से कोई मतलब ही नहीं होता था। वो अभी अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसे बुलाया। तब जाकर वो होश में आया और उसने एकदम से पीछे पलटकर देखा तो वहाँ कोई नहीं था। तभी उसके बगल से आवाज आई, आप वहाँ क्यों देख रहे हो अतुल बेटा? अब उसकी नजर अपने बगल में गई जहाँ रमेश अंकल उसे ही देख रहे थे। फिर वो आगे बोली, आप जाओ, अभीर सर बुला रहे हैं।
अतुल ने हाँ में गर्दन हिलाई और तेजी से कार की तरफ गया जहां अंदर बैठा अभीर उसे ही घूर रहा था। फिर उसकी नजर अपने जल्लाद बॉस के कंधे पर सर रखकर आंखें बंद किए बैठी अर्यांशी पर गई, जो बहुत ही प्यारी लग रही थी, बिल्कुल वैसी ही गुड़िया जिस नाम से वो तीनों अपनी बहन को बुलाते हैं। अब चलोगे या फिर मुहूर्त निकलवाने के लिए पंडित जी को बुलाऊं? अभीर ने उसे फिर से खोए हुए हैरानी से अपनी बहन की तरफ देखते हुए पाया तो लगभग उसे घूरते हुए बोला। अभीर का घूरना और तंज काम कर गया। अतुल होश में आया और जल्दी से ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार को ठाकुर हवेली की तरह मोड़ लिया। वहीं मीडिया ने अब तक उस पूरी जगह को घेर लिया था। पुलिस अंदर से सभी गुंडों और मधु सहगल के साथ उस लड़की जिसने अपने साथ दूसरी लड़कियों का भी बुरा चाहा था उसे भी गिरफ्तार कर लिया। अब तक मधु सहगल को भी होश आ गया था और वो चिल्लाते हुए एक ही बात बोले जा रही थी, मैं निर्दोष हूँ। मेरा इन सब में कोई हाथ नहीं है। मेरी शादी है कल, इसलिए बस सैलून में आई थी पर इन गुंडों ने उसे बेहोश कर दिया। प्लीज मेरी बात का यकीन करिए, मैं एक शरीफ घर की। इसके आगे वो कुछ भी बोलती कि उसकी बोलती बंद हो गई। लेडी कांस्टेबल जो उसे और उस लड़की जो यही कोई 20 साल की होगी उसे पकड़कर ले जा रहे थे, कब से उसकी बकवास सुन रहे थे। जब उनसे उसकी बकवास सहन नहीं हुई तो उनमें से एक फीमेल कांस्टेबल ने तेज तमाचा उसके सीधे गाल पर जड़ दिया और दांत पीसकर बोली, शरीफ होगी तू अपने घर में, लेकिन अब पूरी दुनिया जान गई है कि तुझसे ज्यादा शरीफ इस दुनिया में कोई नहीं है, जिसे नाटक करना भी बहुत अच्छे से आता है। क्या सदमा लगा? हाँ हाँ हाँ, अरे तेरा वीडियो जिसमें तू बहुत ही घमंड से हवा में उड़ते हुए अपने काम के बारे में बता रही थी और एक लकड़ी को जबरदस्ती कैद करवा रही थी, वो सब लाइव टेलीकास्ट हो चुका है। और अब जो तू ऐसे मुजरिमों की तरह जा रही है वो भी ये पूरा इंदौर शहर अपने घर में बैठे टीवी पर देख रहा है और इंटरनेट पर भी तुम्हारे ही चर्चे है। क्या ट्रेंड कर रहा है सीनियर? उस फीमेल कांस्टेबल ने अपनी सीनियर कांस्टेबल से पूछा। हैशटैग सहगल परिवार की लालची बेटी का काला सच। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मधु सदमे में चली गई और एक ही बात बार बार दोहराने लगी। उसे इस तरह देखकर वो दोनों कांस्टेबल हंसने लगी और बोली, लगता है सदमे से पागल हो गई है। वो हैरान थी, लेकिन जैसे ही उसने अपने लिए पागल सुना तो उसका खून खोल गया और वो दांत पीसकर बोली, पागल होगी तू, तेरा पूरा खानदान। ये कहकर वो उस फीमेल कांस्टेबल के बाल खींचने लगी। ये सब इतनी जल्दी हुई था कि किसी को कुछ समझने का मौका ही नहीं मिला। जब तक समझ पाती तब तक मधु किसी च्विगम की तरह उसके बालों से चिपक गई थी और छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही थी। उस जूनियर फीमेल कांस्टेबल की आवाज सुनकर सभी का ध्यान उसकी तरफ चला गया। वहीं वो अब तक बाहर आ चुके थे जहां मीडिया ने भी ये नजारा देखा था। दूसरी सीनियर कांस्टेबल ने जल्दी से मधु को बालों से पकड़ लिया और अपने डंडे को उसकी पीठ में मार दिया। वार इतना तेज था और ऊपर से बालों में उठता दर्द जिसके कारण उसका ध्यान हट गया, साथ ही उसके हाथ की पकड़ भी कमजोर हो गई। दर्द से मधु सहगल की आंखों के सामने बेहोशी छाने लगी। वहीं मीडिया अब उसे लड़की तस्कर के साथ साथ पागल भी कहने लगी थी। सहगल विला। टीवी पर ये सब देख रहे मिस्टर सहगल के माथे से पसीना बहने लगा और उन्होंने अपना सर पकड़ लिया। कितनी बार मना किया था कि आज बाहर ना जाए, बस शादी तक रुक जाए, लेकिन ये कहाँ मानेगी। देखो अब क्या हो गया। अब तो मुझे नहीं लगता कि अभिमन्यु कभी हमारी बेटी से शादी भी करेगा। आप कैसा क्यों कह रहे हो? वो क्यों नहीं करेगा शादी, आखिर उसने जबान दी है, ऐसे वो मुकर नहीं सकता। तुम भूल रही हो कि जब उसने रिश्ता जोड़ा था तो साफ कहा था कि अगर मधु ने कोई इसी हरकत की जिससे उसे लगा कि वो उसके लायक नहीं है तो उसी पल शादी की डील खत्म हो जाएगी।
मेरे और आपके सिवा कोई नहीं जानता कि अभिमन्यु ठाकुर हमारी बेटी से शादी बस एक डील की तरह कर रहा था जिसमें उसकी बेटी खुश रहती और ठाकुर कॉरपोरेशन से हमें काफी प्रोजेक्ट मिलते, पर तुम्हारी इस नालायक बेटी ने सब खराब कर दिया। क्या अभी भी कोई उम्मीद है जिससे हमारी बेटी को बेल मिल जाए? सोचिए, कोई तो रास्ता होगा, मिसेस सहगल ने टेंशन से कहा। वो यही सोच सोच कर मरी जा रही थी कि उनकी बेटी ने आज उनके सपने पर पानी फेर दिया। कहाँ वो इतने अमीर इंसान की सांस बनने वाली थी और कहाँ आज उनकी खुद को इज्जत की धज्जियां उड़ गई। तभी एक साथ लिविंग रूम के दोनों फोन बजे। उनकी घंटी सुनकर दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर कॉल उठा लिया। ये क्या देख रहे हैं मिस्टर सहगल? आपको बेटी लड़कियों का धंधा चलाती थी। हमें तो शर्म आ रही है कि हम आपके रिश्तेदार हैं। हमें तो यही लगता था कि आपनी बेटी बेचारी है, अकेली लड़की को पाला है। पर आज ये सब देखकर लगता है अच्छा ही है जो उसका पति पहले ही मर गया, वरना ये सब देखकर वो वैसे भी सर उठाने लायक नहीं रहता। मिस्टर सहगल ने चुपचाप सब कुछ सुना और बोले, हमें भी पता नहीं था कि वो ये सब कर रही है। मुझे बहुत धैस पहुंची है, इसलिए अब मैं रखता ही। ये कहकर उसने फोन रख दिया। दूसरी तरफ मिसेस सहगल को भी यही सब सुनने को मिला, जिससे उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने ने बिना कोई जवाब दिया फोन रख दिया। आज जो लोग हमारी चापलूसी करते नहीं थकते थे, वो आज ये कह रहे हैं कि उन्हें शर्म आ रही है उनका रिश्तेदार होने पर। मिस्टर सहगल हंसने लगे। इंदौर शहर से कुछ दूर एक गांव के पास अर्यांशी के नानाजी वेदांत अवस्थी का फार्म हाउस था और उसी के बगल में एक शानदार हवेली बनी थी जिसका नाम निर्या भवन था। इसका नाम उन्होंने अपनी इकलौती बेटी नित्या और इकलौती नातिन अर्यांशी के नाम को मिलाकर रखा था। उनकी संपत्ति की इकलौती हकदार उनकी बेटी थी और अब उनकी नातिन। ऐसा नहीं था कि वो अपने नातियों से प्यार नहीं करते थे, पर वो जानते थे कि उनमें से कोई भी उनकी इस संपत्ति और सबसे अहम उनके गौरव को आगे नहीं बढ़ा सकता। आर्या उनकी शिष्या थी जिसके अंदर उन्होंने वो सभी गुण देखे थे जो एक उत्तराधिकारी में होने चाहिए। सबसे अनोखा टैलेंट उसका ये था कि उसे आयुर्वेद में रुचि थी बचपन से ही, और वो एक बार देखी चीज बिना किसी गलती के उससे भी बेहतर बना लिया करती थी। उसका जीनियस माइंड और अनोखा टैलेंट वेदांत जी की पारखी नजरों से भी नहीं बचा था। यही वजह थी कि उन्होंने आर्या को अपने पास रखा, क्योंकि वही उनकी वारिश बनने के योग्य थी। निर्या भवन के अंदर अलग ही माहौल बना हुआ था। अभिमन्यु ठाकुर नित्या के आगे पीछे घूम रहे थे। वो खाना बना रही थी, उसी के साथ घर की सफाई भी कर रही थी, क्योंकि उनके पीछे घूम रहे महाशय ने पूरे हॉल में पानी गिरा दिया था जिसे वो पोछे से साफ कर रही थी। उसने किचन में दाल और चावल गैस पर चढ़ा दिए थे। खाने का टाइम भी हो गया था और वो जानती थी कि उन्होंने ने भी खाया नहीं है। अगर वो अकेली होती तो कुछ भी बनाकर खा लेती। ज्यादा कुछ घर में था नहीं, क्योंकि वो यहाँ कभी कभी ही आती थी, क्योंकि ये जगह शहर से दूर थी जिससे उसे प्रॉब्लम होती थी आने जाने में। इसलिए वो अपने मैन सिटी वाले अपार्टमेंट में ही इससे पहले रह रही थी। नित्या इसे मुझे दो, मैं साफ कर देता हूँ। अभिमन्यु ने उसके हाथ से पोछा लगभग छीनते हुए कहा। आपने कभी सफाई भी की है? आपको बस फैलाना आता है। इसलिए शांति से एक जगह बैठ जाइए और मुझे मेरा काम करने दीजिए, वरना मैं आपको अपने घर से बाहर निकाल दूंगी। इस बार नित्या ने भड़कते हुए कहा और पोछा छीनकर लगाने लगी। उनकी धमकी काम कर गई और अभिमन्यु डरकर सोफे पर बैठ गया। नित्या ने भी जल्दी से पानी साफ कर दिया। उसके बाद हाथों को साफ करके मसाले के लिए मिर्ची और प्याज काटने लगी। वही अभिमन्यु किसी सोच में गुम थे। अचानक से उन्हें कुछ याद आया और वो जैसे ही किचन के पास गए तो नित्या को देखकर घबरा गए और डरते हुए बोले, नित्या, आप रो क्यों रही है? मैंने आपको परेशान किया इसलिए?
खुद ही सवाल का जवाब देकर बोले। उनकी बात सुनकर नित्या, जिसका चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था, आंखें बड़ी बड़ी करके उसे हैरानी से देखने लगी। नित्या, मैं तुम्हें परेशान करने नहीं आया था। सॉरी, प्लीज तुम रो मत डॉट। तुम्हें ऐसे देखकर मेरा दिल दुख रहा है। बोलते बोलते वो अपने घुटनों पर बैठ गए और उन्होंने अपना सर झुकाकर आगे कहा, सारी मेरी गलती है, मैं हमारे रिश्ते हो टूटने से बचा नहीं पाया, शादी की कस्मों को भूल गया डॉट। आर्या बिल्कुल सही थी, तुम मेरा सबसे पहला परिवार हो, तुमसे ही तो बच्चे और मैं हूँ। जो हमारी खुशियों और जीवन की नींव थी, मैंने उसे ही खुद से दूर कर दिया। माफ कर दो नित्या और फिर से मेरी जिंदगी में लौट आओ डॉट। शादी कर लो फिर से एक बार। ये अभिमन्यु ठाकुर अपनी नित्या के बिना अधूरा है। ये कहते हुए उनके आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने अपने कान पकड़ लिए। नित्या, जो प्याज काटने की वजह से रो रही थी, अब उसकी आंखों में बिना रुके आंसू बहने लगे। वो भी जल्दी से घुटनों के बल बैठ गई और रोते हुए उसके गले लग गई। इतने समय बाद नित्या के मुंह से फिर से अभी सुनकर अभिमन्यु के दिल को जैसे सुकून मिला हो। उसने नित्या को अपनी बाहों में भर लिया और कहा, फिर से कहो ना नित्या, कहो ना प्लीज, मेरे कान तरस गए थे तुम्हारे मुंह से अपना निकनेम सुनने के लिए। अभी डॉट, उसने हल्के से उसके कान में कहा, जिससे अभिमन्यु के दिल की धड़कन पहले से भी तेज हो गई। नित्या को भी उसके दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। उसने अपना हाथ उस जगह रख दिया जिससे अभिमन्यु की आंखें सुकून से बंद हो गई और होठों पर एक बेहद ही दिलकश मुस्कान खिल गई। क्या? नित्या ने ना समझ बनते हुए रोते हुए ही हंसकर कहा। एपिसोड 32, वो मेरे लायक नहीं है। सारी मेरी गलती है, मैं हमारे रिश्ते हो टूटने से बचा नहीं पाया, शादी की कस्मों को भूल गया डॉट। आर्या बिल्कुल सही थी, तुम मेरा सबसे पहला परिवार हो, तुमसे ही तो बच्चे और मैं हूँ। जो हमारी खुशियों और जीवन की नींव थी, मैंने उसे ही खुद से दूर कर दिया। माफ कर दो नित्या और फिर से मेरी जिंदगी में लौट आओ डॉट। शादी कर लो फिर से एक बार। ये अभिमन्यु ठाकुर अपनी नित्या के बिना अधूरा है। ये कहते हुए उनके आंखों से आंसू बहने लगे और उन्होंने अपने कान पकड़ लिए। नित्या, जो प्याज काटने की वजह से रो रही थी, अब उसकी आंखों में बिना रुके आंसू बहने लगे। वो भी जल्दी से घुटनों के बल बैठ गई और रोते हुए उसके गले लग गई। इतनी देर लगा दी आपने ये कहने में, अभी डॉट। इतने समय बाद नित्या के मुंह से फिर से अभी सुनकर अभिमन्यु के दिल को जैसे सुकून मिला हो। उसने नित्या को अपनी बाहों में भर लिया और कहा, फिर से कहो ना। क्या? नित्या ने ना समझ बनते हुए रोते हुए ही हंसकर कहा। नित्या, कहो ना प्लीज, मेरे कान तरस गए थे तुम्हारे मुंह से अपना निकनेम सुनने के लिए। अभी डॉट, उसने हल्के से उसके कान में कहा, जिससे अभिमन्यु के दिल की धड़कन पहले से भी तेज हो गई। नित्या को भी उसके दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। उसने अपना हाथ उस जगह रख दिया जिससे अभिमन्यु की आंखें सुकून से बंद हो गई और होठों पर एक बेहद ही दिलकश मुस्कान खिल गई। अब आगे आप शादी करेगी ना मुझसे? अभिमन्यु ठाकुर ने एक बार फिर से पूछा। उनकी आंखें बेचैन थी और दिल की धड़कन और भी तेज हो गई। नित्या उनसे अलग हो गई। अभिमन्यु को सुकून मिल रहा था, वो उनके दूर जाते ही बेचैनी में बदल गया। वो घबराहट से उनकी आंखों में देखने लगे। नित्या ने जब उनकी आंखों में डर और घबराहट देखी तो वह हल्के से खांसकर बोली, ये इतना आसान नहीं है, ये बात आप भी जानते हो। आपने उन्हें वचन दिया है जिसे पूरा करना होगा, नहीं तो ठाकुर खानदान का रुतबा और इज्जत दोनों पर ही हजार सवाल खड़े हो जाएंगे और इस बात का असर हमारी कंपनी पर भी पड़ सकता है। साथ ही चाचा ससुर तक अगर ये बात गई तो बहुत बड़ी परेशानी खड़ी हो जाएगी। अपने चाचा का जिक्र सुनकर अभिमन्यु ठाकुर की मुट्ठी कस गई और वह बोले, उनका हमसे कोई लेना देना नहीं है।
वो पहले ही अपना हिस्सा लेकर अलग हो चुके हैं, तो उनका हमारे परिवार पर कंट्रोल होगा, इस बात को छोड़ ही दो। रही बात इज्जत और शान की, तो ऐसी शान और रुतबा का क्या फायदा जब मेरे बच्चे और मैं ही खुश ना रहे। मुझसे गलती ये हुई कि मैं आर्या की जिद को मान गया, लेकिन अब मैं अभिमन्यु ठाकुर आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद में कभी भी इस हाथ को नहीं छोड़ूंगा। कहते हुए उन्होंने नित्या का हाथ मजबूती से पकड़ लिया। नित्या को बहुत अच्छा लग रहा था, पर उसके मन की दुविधा अभी भी दूर नहीं हुई थी। वो आगे कुछ पूछती कि तभी अभिमन्यु का फोन रिंग करने लगा। दोनों खड़े हो गए, लेकिन अभिमन्यु ने नित्या का हाथ अभी भी पकड़ा हुआ था। उसी तरह एक हाथ से उनके हाथ को थामे उन्होंने दूसरे हाथ से अपने पैंट की पॉकेट से फोन निकाला। जब उनकी नज़र कॉलर आईडी पर गई तो बिना वक्त गवाए कॉल उठा लिया। हाँ मेरी गुड़िया, क्या कर रही हो? अचानक अपने भाइयों के रहते हुए डैड की याद कैसे आ गई? अभिमन्यु हंसते हुए मजाकिया लहजे में बोले। दूसरी तरफ से आर्या ने बड़ी सी स्माइल के साथ कहा, डैड, अगर मॉम आपके पास है तो फोन स्पीकर पर रखिए, क्योंकि मेरे पास आपको सुनाने के लिए एक धमाकेदार न्यूज़ है। अच्छा ठीक है। अभिमन्यु ने फोन को स्पीकर पर रखा और बोले, हाँ अब बताओ कौन सी धमाकेदार खबर सुनानी है। नित्या उनके करीब थी, इसलिए उन्होंने ने भी अपनी बेटी की आवाज सुन ली थी। वो भी गौर से सुनने लगी। उनका दिल तेजी से धक धक कर रहा था, जैसे उन्हें एहसास हो रहा हो कि वो बात उनसे ही रिलेटेड है। डैड, पहले ये बताओ कि आपने मॉम को पटाया या फिर अभी भी बस हिम्मत ही जुटा रहे हो? आर्या ने सीरियस होते हुए पूछा। अभिमन्यु जो सीरियस थे, उसकी बात सुनकर उन्होंने तिरछी नजरों से नित्या को देखा, जो उन्हें ही अपनी आईब्रो मटकाते हुए देख रही थी, जैसे पूछ रही हो, ओह, तो बेटी के कहने पर पटाने आए थे? तुम्हारी मॉम मान गई है। अभिमन्यु ने इतना सा ही जवाब दिया और आगे बोले, अब तुम जरूरी बात बताओ। उनके ये बोलते ही दूसरी तरफ से आर्या की एक्साइटेड वॉइस सुनाई दी, वाओ डैड, आपने मेरी मॉम को मना ही लिया। शब्बास डॉट, ऐसे ही मेरे स्टूडेंट बन जाइए, आपको सब सिखा दूंगी। आर्या, क्या तुमने यही तरीका बताया था बेटा? इस बार नित्या ने सवाल किया। मॉम, मैंने डैड से मनाने के लिए कहा था और वहां आपको लेने भेजा था, बाकी उन्होंने क्या कहा ये आप दोनों को पता। खैर खुशखबरी सुनिए, आप दोनों के बीच का कांटा अपने ससुराल पहुंच चुका है। मतलब? दोनों ने एक साथ कंफ्यूजन से पूछा। मतलब ये कि मधु सहगल के सभी कारनामे ब्रेकिंग न्यूज बन चुके हैं और उसके ससुराल पुलिस ने उसे पकड़ लिया है और अब से वो आपकी लाइफ से आउट है। ये सुनकर दोनों की आंखें फैल गई, मुंह सदमे और खुशी के मिले जुले भाव से खुल गया। वहां कुछ सेकंड के लिए शांति पसर गई। उसके बाद अभिमन्यु जी एकदम से नित्या के गले लग गए और एक्साइटेड होकर बोले, नित्या, अब हम शादी कर सकते हैं बिना किसी परेशानी के। अब तुम्हारे पास भी ना कहने का कोई बहाना नहीं है, इसलिए मैं कुछ नहीं सुनने वाला। हम परसों ही शादी कर रहे हैं, मैं क्यों बहाने बनाऊंगी, जबकि मैं खुद अपने पति और बच्चों के साथ एक साथ फिर से एक परिवार बनकर रहना चाहती थी। डैड, अब तो मॉम ने भी हाँ कर दी। अब जल्दी से आप अपनी दुल्हनिया को लेकर आ जाइए। शादी वाला घर है, बहुत काम है। आप दोनों शाम तक आ जाइएगा, तब तक मैं और भाभी सारा काम देख लेंगे। आर्या की खुशी भरी आवाज फोन से आई, जिसे सुनकर अभिमन्यु और नित्या दोनों मुस्कुरा दिए। जहां एक तरफ ठाकुर परिवार में खुशियों ने दस्तक दे दी थी, वहीं दूसरी तरफ कोई था जिसके कदम इंदौर शहर में पड़ चुके थे। वो यहाँ आया है अपने मकसद के लिए। अब उसका मकसद क्या क्या बदलाव लाएगा, ये तो आगे पता चलेगा। राणावत ग्रुप ऑफ कंपनीज। मास्क पहने आदमी सोफे पर बैठा एक टक सामने लगातार काम कर रहे आनिक्य को देख रहा था।
जब से वो वहां से आए थे तब से वो इसी तरह काम कर रहा था और वो उसे ऐसे ही बैठे देख रहा था। तुम्हें उसके बिना मिले जाने से फर्क पड़ा है ना? अपनी कॉफी का सिप लेते हुए उसने आनिक्य को देखते हुए पूछा। आनिक्य के हाथ फाइल को साइन करते हुए रुक गए, लेकिन उसने उसे एक नजर भी नहीं देखा और फिर से साइन करने लगा। तुम इस बार इग्नोर करोगे तो मैं इसे तुम्हारी हाँ समझूंगा, उसने फिर से एक बार कहा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने उसकी हेल्प की क्योंकि डैड को उसकी बहुत फिक्र है, और जिस तरह से वो भेष बदल कर आई थी उससे साफ था वो जरूर किसी मुसीबत में पड़ेगी। आनिक्य ने बिना भाव के कहा। ठीक है, मान लिया, लेकिन जिस आनिक्य को मैं जानता हूँ वो अपनी फैमिली के सिवा किसी और की फिक्र नहीं करता, फिर चाहे वो फैमिली का करीबी ही क्यों ना हो, जैसे तुम्हारे नाना जी। अब आनिक्य ने अपना चेहरा उठाया और उसे घूर कर देखा। उसका रिएक्शन देखकर वो आदमी मुस्कुराया और बोला, मुझसे झूठ नहीं बोल सकते तुम। जानते हो ना, मैं तुम्हारा ही साया हूँ। कोई तुम्हारे भाव पढ़ सके या नहीं, पर मैं बहुत बेहतर तरीके से तुम्हें जानता हूँ। मान लो कि आर्या तुम्हारे दिल और दिमाग में उतरने लगी है या फिर उतर चुकी है। झूठ है ये सब। प्यार और रिश्ते मेरे लिए नहीं बने हैं। आनिक्य ने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा। मैंने तो कहा ही नहीं कि ये प्यार है और तुम उससे कोई रिश्ता बनाना चाहते हो। इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। हाँ हाँ हाँ, आज पहली बार झूठ बोलते हुए तुम्हारे गुस्से से डर नहीं लग रहा। आनिक्य की आंखें गुस्से से लाल हो गई और माथे की नीली नशे उभर आई। हाथ की नशे लाल और काली होने लगी। उसका ये रूप देखकर अब वो मास्क पहने आदमी डर से कांप गया। वो कुछ सोचता उससे पहले ही उसकी गर्दन आनिक्य के कब्जे में थी। एक बार और तुमने अपने मुंह से उस लड़की का नाम लिया या फिर झूठी कहानी बनाई तो तुम्हारा नामो निशान मिटा दूंगा। भले ही तुम बचपन से मेरे साथ मेरे साए की तरह हो, लेकिन तुम ये अच्छी तरह जानते हो कि आनिक्य राणावत कितना निर्दय और क्रूर है। रही बात उस लड़की की, तो कोई भी मामूली इंसान मेरे तेज को और ताकत को सहन नहीं कर सकता। उस जैसी कमजोर लड़की तो बिल्कुल नहीं। ये कहकर उसने उसका गला छोड़ दिया और दूर धकेल दिया। खू 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 वो नीचे गिर गया और अपने गले को पकड़कर खांसने लगा। थोड़ी देर में उसकी सांसें नॉर्मल हो गई। उसके बाद वो खड़े होकर फिर से सोफे पर बैठ गया और वही टेबल पर रखे पानी को पीकर बोला, ठीक है, मान ली तुम्हारी बात, लेकिन एक बात को ध्यान में रखो। अगर तुम्हें अपनी बात पर टिके रहना है तो आर्या से दूर रहना। कोशिश करना कि उसके आसपास भी ना भटको, क्योंकि तुम्हारी बातें और एक्शन एक दूसरे से अलग है, जिससे किसी को भी गलत फहमी हो सकती है कि तुम्हारे दिल में प्यार जगने लगा है। अपनी बात खत्म करने के बाद वो वहां से चला गया। उसने आनिक्य को एक नजर भी नहीं देखा, बल्कि उसे व्यंग से ये सलाह देकर चला गया कि आर्या से दूर रहे। आनिक्य को इतना गुस्सा आ रहा था कि अगर वो उसका दोस्त नहीं होता तो कब का उसे दुनिया से गायब कर देता। तुम गलत हो। मैं किसी से प्यार तो क्या पसंद भी नहीं कर सकता। वो मेरे लायक नहीं है। वो बस एक इंसान है जिसकी मुझसे कोई बराबरी नहीं है। प्यार और रिश्ते मेरे लिए बने ही नहीं है। ये बात तुम जल्द ही समझ जाओगे। खुद से कहते हुए आनिक्य अपनी रिवॉल्विंग चेयर पर टिक गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। ठाकुर हवेली, अर्यांशी और अभीर जैसे ही घर आए वैसे ही मिहिर अपने रूम से भागते हुए आया और तेज आवाज में बोला, भाई, उस चुड़ैल को पुलिस लेकर चली गई। अब उसकी शादी डैड से नहीं होगी। ये बोलते हुए वो नाचने लगा और अपने साथ आर्या को भी ले लिया। सविता आंटी, गाना बजाइए, आज तो हम सब साथ में खुशी से झूमेंगे। मिहिर की आवाज से अब तक सभी नौकर और सैफ हॉल में जमा हो चुके थे और अपने छोटे सर को इतना खुश देखकर वो भी खुद को मुस्कुराने से रोक नहीं पाए।
तभी सविता आंटी जो किचन में ही जा रही थी, उन्होंने ड्राइंग रूम में खड़ी मैड से सॉन्ग लगाने को कहा तो उसने भी जल्दी से होम थिएटर चालू कर दिया और एक खुशी भरा गाना लगा दिया। तभी पीछे से उसे किसी ने बाहों में भर लिया। आर्या मुड़ी तो आकृति खड़ी मुस्कुराते हुए लिरिक्स गुनगुनाते हुए उसके हाथों को पकड़ डांस करने लगी। आगे आर्या गाते हुए अपनी दोनों बाहों को फैला कर गाते हुई डांस करने लगी। उसके बाद आर्या ने आकृति का हाथ पकड़ा और अभीर के पास जाकर दोनों का हाथ जोड़कर आगे गाने लगी। आज बहुत समय बाद ठाकुर परिवार में खुशियां आई थी, जिससे घर वाले तो खुश थे ही, साथ में उस हवेली में हर काम करने वाला खुशी से झूम रहा था। उसके बाद आर्या बोली, चलो सभी साथ में नाचे। ये कहकर उन चारों ने एक दूसरे के हाथ पकड़े और गाते हुए गोल घूमने लगे। सविता आंटी और सभी नौकर भी उनके आसपास घेरा बनाकर हंसते हुए घूमने लगे। वहीं राणावत हवेली में सभी लोग टीवी पर चल रही ब्रेकिंग न्यूज देख रहे थे। रश्मि राणावत और रीवा को छोड़कर वहां सभी खुश थे ये देखकर कि मधु सहगल को पुलिस पकड़ कर ले गई और अब कोई शादी नहीं होगी। रश्मि राणावत उठी और उसने एक कोने में जाकर किसी को कॉल लगाकर कहा, ये सब क्या हो रहा है? तुम्हारे होते हुए मधु को कोई कैसे पकड़ सकता है? पकड़ सकता नहीं है, पकड़ लिया है। वो जो भी है उसने मुझसे दुश्मनी कर ली है। अब मधु सहगल का खेल खत्म हो चुका है, लेकिन अब तुम्हें पता लगाना होगा कि इसके पीछे कौन है। होना ही ठाकुर फैमिली का इसके कोई ना कोई हाथ जरूर है, क्योंकि उसके सच के सामने आने से सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को है तो उन्हें ही है। एक कड़क आवाज दूसरी तरफ से सुनाई दी। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगता है, मैं पता करने की कोशिश करती हूँ। इतना कहकर दोनों तरफ से कॉल कट हो गया और रश्मि राणावत सोचते हुए हाल में आ गई। उसने देखा कि शेखर बाहर जा रहे हैं तो उसकी आंखें चमक उठी और वो बोली, क्या आप ठाकुर हवेली जा रहे हो? हाँ, तुम क्यों पूछ रही हो? शेखर ने बिना भाव के पूछा। चलिए मैं भी साथ चलती हूँ। आज इतनी बड़ी खबर सामने आई है, साथ ही खुशी भी। अब तो भाई साहब ही शादी नहीं करनी पड़ेगी।